नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से और बात करेंगे नई शिक्षा नीति पर। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान विद्या शाखा के डायरेक्टर प्रोफेसर गिरिजा पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और नई शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों पर उच्च शिक्षा में किस तरह से ये कारगर है, इस पर बात करेंगे। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। जी, सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बताएं कि उच्च शिक्षा के लिए ये नीति किस तरह से एक कारगर साबित हो रही है या कितना इस पे काम हुआ है, एक साल में कितना ये इम्प्लीमेंट हो पाई है। सुनीता जी, मैं तो ये कितनी कारगर हुई है उससे पहले इस पूरे जो ये दस्तावेज है इस पे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये पहली बार जब हम 21वीं शताब्दी में एक तरह से इस समय चल रहे हैं, एक लंबे अंतराल के बाद देश की सरकारों ने ये सोचा कि शिक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया जाए। और जो ये एक तरह से ये जो दस्तावेज आया है, ये दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से यदि आप इस दस्तावेज को देखें या यूं कहें कि जो शिक्षा नीति आई है 2020, ये एक तरह का दिशा निर्देशक दस्तावेज है। ये बताता है कि भारत की सरकार या हमारी सरकार हमारे देश के समाज को, हमारे नागरिकों को किस दिशा में ले जाना चाहती है, वो उसको किस तरह से तैयार करना चाहती है, वो उनकी मानसिकता को किस तरह से विकसित करना चाहती है और अंततः कहां पर इस पूरे ब्रह्मांड में कहें या कि इस पूरे विश्व के भीतर कहें कि कैसे हमारा नागरिक अपने आप को स्थापित कर पाता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप देखें शिक्षा नीति के दस्तावेज को लेकर के, तो 1968 में पहली बार दस्तावेज बना, जिसमें परिकल्पना की गई थी देश की आजादी के बाद कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरह की हो, हम अपने नागरिकों को कैसे तैयार करें, वो आने वाले भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें और वो एक तरह से एक शिक्षित नागरिक समाज बन करके आए। उसके बाद हम देखते हैं कि करीब 20 साल बाद शिक्षा नीति को लेकर के चर्चा की गई। तत्कालीन सरकार ने 1986 में एक बार फिर शिक्षा नीति पे चर्चा हुई और एक नया दस्तावेज लेकर के आए और उस दस्तावेज ने कुछ और दिशा निर्देशक तत्वों को उसमें शामिल किया और एक तरह से ये दिशा दिखाई कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कि वो किस तरह से समाज को रूपांतरित करें। अधिकतर चर्चा हुई 1986 की जो पॉलिसी आई थी, शिक्षा नीति आई थी, उसका क्या फोकस था। उसके 4-5 बड़े अहम बिंदु थे। पहला बिंदु था एक्सेस। वो कह रहे थे कि ये जो नीति है ये एक तरह से फोकस कर रही है, अपने आप को केंद्रित कर रही है एक्सेस के ऊपर, इक्विटी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर और अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। अर्थात देश के जो नागरिक हैं उन सब नागरिकों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उन तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। माने भारत सरकार या देश की सरकार ये चाहती थी कि वो हर नागरिक को शिक्षित करे, उसके लिए इस तरह से शिक्षा की पूरी व्यवस्था करे कि उसकी पहुंच बन सके। माने एक तरह से समावेशी शिक्षा नीति होनी चाहिए, इंक्लूसिव शिक्षा नीति होनी चाहिए। ये एक तरह से उस नीति का दिशा निर्देशक तत्व था। दूसरा उन्होंने बात करी कि समाज केवल एक्सेसिबिलिटी से ही कुछ नहीं होगा, पहुंच से ही कुछ नहीं होगा, इसमें समानता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो शक्तिशाली वर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, वो चाहे दूर दराज में रहे उनको तो शिक्षा मिल जाए, लेकिन उस गरीब का क्या होगा, उस वंचित तबके का क्या होगा, चाहे वो महिलाओं के रूप में हो, जनजातियों के रूप में हो, अल्पसंख्यकों के रूप में हो, दलितों के रूप में हो, पिछड़े वर्गों के रूप में हो। तो इसलिए एक ऐसी शिक्षा नीति को निर्धारित किया जाए जो एक तरह से समानता भी दे रही है, इक्विटी भी दे रही है। ठीक। तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने कहा ये सब भी है, एक्सेसिबिलिटी भी हम कर रहे हैं, इक्विटी भी कर रहे हैं, और जब बहुत बड़े व्यापक स्तर पे इस परिकल्पना को किया जाता है तो कई बार ऐसा लगता है कि गुणवत्ता कहीं कहीं कम न हो जाए। तो उस नीति ने ये भी कहा कि इसमें हम गुणवत्ता का भी ध्यान रखें, क्वालिटी की भी बात की गई और अकाउंटेबिलिटी की, माने इसमें उत्तरदायी भी बनाया जाए, शिक्षार्थी को भी उत्तरदायी बनाया जाए और जो शिक्षण का कार्य कर रहा है उसको भी उत्तरदायी बनाया जाए कि किस तरह से समाज का रूपांतरण हो और उसमें उसकी भूमिका सुनिश्चित हो।
और ये सब करते हुए उस नीति में ये इस बात को भी एक तरह से दिशा निर्देशक तत्व के रूप में रेखांकित किया गया कि ये सब कार्य हम कह तो रहे हैं, इतने बड़े व्यापक पैमाने पे हम एक शिक्षा की प्रणाली को विकसित करने की बात कर रहे हैं, उस दिशा में जाने की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा न हो कि इन सब तत्वों को शामिल करने में शिक्षा बहुत ही भारी भरकम होने के साथ आर्थिक रूप से भी एक बहुत बड़ा बोझ न बन जाए। इसलिए उसमें अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, माने देश का हर तबका इस बात को महसूस करे कि वो उस शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो ये जो 1986 की पॉलिसी थी, इस पॉलिसी ने इन बिंदुओं को शामिल करते हुए आगे बढ़ाया। हमारी शिक्षा की जो दिशा थी उसको एक तरह से एक आकार देना शुरू किया। जी, तो लेकिन तो जरूरत क्या थी नई शिक्षा नीति की, जब इतनी सारी चीजें एक नीति में समाई हैं? क्या उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ इतने सालों में? देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय पूछा है। आखिर इस शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी? आप देखिए, एक तो समय का अंतराल बहुत हो गया, पूरी दुनिया में वैश्वीकरण की बयार चल रही है, पूरी दुनिया में उदारीकरण की बयार चल रही है। नए आर्थिक सुधारों के आने के बाद हमारी जो पूरे समझ है, हमारी जो विश्व दृष्टि है, वो बदल गई है। आज दुनिया में जिस तरह के कौशल की, जिस तरह के ज्ञान की आवश्यकता है, उस ज्ञान को समग्रता में समझने की और उस पे एक तरह से सिद्धि हासिल करने की भी आवश्यकता है, वरना इस पूरे विश्व के भीतर हम अपना स्थान नहीं बना पाएंगे, है ना। तो ये जो आवश्यकता एक तरह से उभर करके आ रही है, पिछली नीति में आप देखेंगे कि क्या हुआ, एक पूरा दौर आया जिसमें हमने प्रौद्योगिकी को प्रमुखता दी, जिसमें हमने तकनीकी विशेषज्ञों को प्रमुखता दी। हमने ये कहा कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट के या यूं कहें प्रबंधन के विशेषज्ञ होने चाहिए। हमने ये कहा कि हमारे यहाँ अभियांत्रिकी के विशेषज्ञ होना चाहिए। हमने कहा कि चिकित्सा के विशेषज्ञ होने चाहिए। हमने विशेषज्ञता की बात की, लेकिन क्या वो विशेषज्ञता अपने आप में संपूर्ण थी? क्या हम ये कह सकते हैं कि उस विशेषज्ञ को जो ये काम कर रहे हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या मात्र वो धनोपार्जन ही उसका एक उद्देश्य है, या कि समाज की सेवा करना भी उसका उद्देश्य है? क्या हमारी शिक्षा केवल एक तरह से एकांगी हो सकती है, जो एक बेहतरीन टेक्नोक्रेट तो पैदा करे, लेकिन वो टेक्नोक्रेट अपने ज्ञान या अपनी बुद्धि से उपलब्ध जो भी वो सृजन कर रहा है, यदि वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। इस तरह की शिक्षा का कोई फायदा नहीं है जो समाज उपयोगी ना हो। पहली बार नई शिक्षा नीति ने, जिसके लिए उस शिक्षा नीति को बनाने वालों को एक तरह से उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने पहली बार इसको बहुत समग्रता में देखा। और पहली बार हम देखते हैं कि इसके जो जिसको कहते हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो आधारभूत सिद्धांत हैं, उसने 5 प्रमुख बिंदुओं को उठाया है। जैसे पहले पुरानी शिक्षा नीति में हमने कहा एक्सेस थी, इक्विटी थी, इक्वालिटी थी, अकाउंटेबिलिटी थी, अबॉर्टेबिलिटी थी। इसने पहली बार फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन है शिक्षा का, जी, उसको एक तरीके से महत्व दिया। अब आप देखिए कि मैं समाज विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो क्या मैं केवल इतिहास ही समझ सकता हूं? मेरे भीतर की वो जो जिज्ञासा है विज्ञान को समझने की, अपने प्रकृति के चारों ओर हो रही घटनाओं को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चिकित्सा विज्ञान को पढ़ता हूं और बहुत गहराई से पढ़ता हूं, और मैं बहुत सारे अपने चिकित्सक मित्रों के साथ विमर्श करता हूं। अब मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो सामान्य तौर पे माना जाएगा कि मुझे इस विज्ञान से क्या लेना देना, मेरी क्या समझ। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अब हम केवल समझ की ही बात नहीं कर रहे हैं, अब इतनी हमें छूट दी जा रही कि हमारी जिन विषयों में रुचि है, मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मैं इसके साथ अर्थशास्त्र को भी अच्छा समझता हूं, या मैं इसके साथ कहना चाहिए रसायन शास्त्र को भी अच्छा समझता हूं, तो मुझे एक अवसर मिले कि मेरी जो प्रतिभा, मेरे भीतर का जो एक तरह से उत्स है, मेरे भीतर का जो इच्छाएं हैं, वो रसायन शास्त्र को समझने की भी है, साथ ही साथ में इतिहास को समझने की भी है। तो से विज्ञान और समाज विज्ञान का जो समन्वय हो सकता है, और किसी भी समाज के लिए जरूरत है इसकी, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा पहले कि यदि एक बेहतर प्रबंधक, यदि एक बेहतर चिकित्सक, यदि एक बेहतर अभियांत्रिकी का विशेषज्ञ
अपने समाज को नहीं जानता है, उसकी समस्याओं को नहीं समझता है, तो वो उसके लिए एक बेहतर उपाय नहीं ढूंढ सकता है। उसकी जितनी भी खोजें होंगी उसके भीतर मनुष्य केंद्र में नहीं होगा। तो जो एंथ्रोपोसेंट्रिक नॉलेज होनी चाहिए वो तभी आ सकती है जब एक तकनीकी विशेषज्ञ समाज को समझे, सामाजिक आवश्यकताओं को समझे, सांस्कृतिक आवश्यकताओं को समझे। वो कब समझेगा? जब उसको वो अवसर मिले जहां पर वो विज्ञान के साथ साथ समाज विज्ञान को, मानविकी को, या आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत अच्छे चिकित्सक, बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी होते हैं, बहुत अच्छे अभियांत्रिकी विशेषज्ञ या प्रबंधक, बहुत अच्छे कवि होते हैं, बहुत अच्छे चित्रकार होते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि चित्रकारी केवल एक खास तरह के लोगों का ही पेशा है या उन्हीं की विशेषज्ञता है, इसमें एक कोई अभियांत्रिकी विशेषज्ञ कार्य नहीं कर सकता? तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये, जहां जो स्ट्रीम्स की जो दूरियां थी वो पाट दी गई हैं और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें दे दी गई इस मामले में। जी बिल्कुल, जो बहुत उपयोगी। देखिए ना, जो आज तक हमारा आपने देखा होगा कि एक खास अभी तक की जो शिक्षा नीति थी, उस नीति में 3 धाराएं हमें अलग से दिख जाती थी। जब हम लोग अपने माध्यमिक विद्यालयों में उच्च स्तर पे आते हैं तो हमारे सामने एक विकल्प होता है कि हम क्या कला के विषय वर्ग में जाएंगे, क्या विज्ञान के वर्ग में जाएंगे, क्या हम वाणिज्य के वर्ग में जाएंगे। तो एक तरह से सेपरेशन था, अलग अलग कर दिया गया, उसी तरह से विभेद भी था। और कई बार एक दौर चलता था कि नहीं, विज्ञान के विद्यार्थी जो होते हैं वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने वाले होते हैं और बहुत श्रमशील होते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। कला के विद्यार्थियों को समझ लिया जाता। जबकि आप देखिए कि जितना विज्ञान को प्रयोगात्मक दृष्टि से समझना, करना और उसके निष्कर्षों तक पहुंचना जरूरी है, आवश्यक है, उसके लिए जितना श्रम की जरूरत होती है उतनी ही आवश्यकता है समाज की व्यवस्थाओं को समझना। एक समाज का जो अपना मनोविज्ञान है वो कहां को जा रहा है, एक व्यक्ति का मनोविज्ञान है वो कहां को जा रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो अपने सांस्कृतिक प्रदर्शन किस तरह से कर रहा है, ये इतना आसान नहीं है इसका उत्तर देना। और अंततः साइंस का इम्प्लीमेंट भी समाज में ही होना है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये जो समन्वय किया गया है बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, यहां पर मैं ये कहूंगा कि एक बड़ी मशहूर विद्वान रहे हैं जेडी बर्नाल, उनकी एक पुस्तक है सोशल फंक्शंस ऑफ साइंस। वो उसमें इस बात को दिखाते हैं कि साइंस का जो असली एक फलक्रम जो है, जो उसका फंक्शन है, जो उसके कार्य हैं, वो वही समाज के लिए है। यदि समाज के लिए वो विज्ञान या वो ज्ञान काम नहीं कर रहा है तो फिर वो उसका बहुत ज्यादा उपयोग है नहीं ना। बिल्कुल। तो ये जो इस पॉलिसी ने पहली बार किया है कि जो हार्ड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन्स थे उसको उन्होंने एक तरह से उसमें बहुत लचीलापन दे दिया। इस तरह से एक व्यक्ति को, एक शिक्षार्थी को वो सारे अवसर उसके हाथ में ला करके दे दिए कि तुम्हारी जिसमें अभिरुचि है उसकी ओर चले जाओ। और अभी मेरे ख्याल से इसी हफ्ते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नया परिपत्र जारी किया है जिसमें ये कहा गया क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा। अब आप न केवल विषयों को ही वो कर रहे हैं बल्कि जितना भी ज्ञानार्जन कर रहे हैं उसका आप एक तरह से वो आपका अर्जित संचय होता चला जाएगा और उसको आप जिस तरह से अपने प्रमाण पत्रों के रूप में, अपनी उपाधियों के रूप में, जैसे जैसे आप ज्ञान में आगे बढ़ेंगे और जिन जिन संस्थाओं में आप विशेषज्ञता लेना चाहेंगे वहां आपके उस उपलब्धि को ट्रांसफर आप कर सकते हैं। तो क्रेडिट ट्रांसफर की भी व्यवस्था आ रही है। अर्थात यदि आप अभियांत्रिकी के विशेषज्ञ हैं, आपने किसी एक विश्व स्तरीय जो अपने देश के भीतर संस्थान है वहां से कोई अध्ययन किया और वहां से एक तरह से कुछ क्रेडिट आपने किसी भी स्तर के आप अर्जित किए। अब आप मानविकी के किसी विशिष्ट संस्थान में आप पढ़ना चाहते हैं, वहां से आप मानविकी के, भाषा के, आप समाज विज्ञान के, आप इतिहास के पाठ्यक्रमों में जाना चाहते हैं, तो आपके उस स्तर को, उस क्रेडिट को वहां ट्रांसफर करते हुए अंततः आपके जो उपाधि है उसका पूरा मूल्यांकन करते हुए आपको उसको प्रदान किया जाएगा। तो ये एक तरह से एक बहुत ही बेहतरीन पहली बार इस तरह के क्रेडिट ट्रांसफर का प्रावधान होकर के आया है। एक लचीलापन दिया है जिसमें कोई भी इंसान अपनी रुचि के अनुसार पढ़ सकता है, अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है। एक और जो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि वो जो इस नीति में जो 4-5 बिंदु ऐसे हैं जो पहली बार सामने आ रहे हैं और जो मतलब एक तरह से अपना व्यापक प्रभाव डालेंगे समाज के रूपांतरण में। दूसरा उसमें जो मुझे विशेषता दिखाई पड़ती है इस नीति में वो है क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर ही जोर दे रहा है। देखिए, एक तो ये कह रहा है कि हमारे भीतर जो जिस तरह से हम अलग अलग विषयों को पढ़ना चाह रहे हैं, एक इंजीनियर एक मानविकी के विषय को पढ़ना चाह रहा है, वो बेहतरीन साहित्य सृजन कर सकता है, तो उसको इन नए विचारों को पढ़ करके समाज के बारे में जान करके हो सकता है कि वो उस समाज की आवश्यकताओं को समझे और अपनी एक नई तरह की संरचना करे। जी बिल्कुल। तो ये एक तरह से उसकी क्रिएटिविटी पैदा होगी। दूसरी ओर यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर देवन मेवाड़ी जी को लेना चाहूंगी कि वो बहुत अच्छे लेखक हैं और वो विज्ञान स्ट्रीम के हैं, तो उनकी जब हम विज्ञान की चीजों को पढ़ते हैं तो हमें मतलब इतना सुरुचिपूर्ण तरीके से हम पढ़ते हैं, इतना प्रभाव होता है उनमें, इतनी भाषा उनकी अच्छी होती है। तो कहीं न कहीं अगर एक साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी अगर साहित्य का है तो एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन हमें सामने आया उसका। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप याद करिए कि जो भौतिक शास्त्री थे फिनमैन, उनकी फिनमैन लेक्चर सीरीज बड़ी उपलब्ध है और बहुत चर्चा में रहती है। जब वो अपने बेटे को लेकर के बगीचे में घुमाने जाते थे तो वो उनको उसके साथ घूमते हुए पशु पक्षियों के बारे में बताना, वहां की प्रकृति के बारे में बताना, तो खाली ये नहीं कि ये फला चिड़िया है, बल्कि वो उसके बहाने ये बताते थे कि चिड़िया उड़ती कैसे है, उसके शरीर की रचना कैसे है और वो कैसे इस तरह की प्रकृति में जीव आया है। तो बच्चे के भीतर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। बार बार वो इस बात को कह रहे थे कि जो हमारे चारों ओर घटनाएं घटित होती हैं उनका अपना क्या विज्ञान है। आप देखिए, हम चूल्हे में रोटी पकाते हैं ना, रोटी फूलती है, कभी एक बार फूटती है, उसके भीतर से वाष्प निकलती है तो विज्ञान का फिनोमेना कि कैसे वो आटा गूंथ करके एक आकार लेता है, फूलता है। हम कहते हैं बड़ी अच्छी सुंदर फूली हुई रोटी बनाई है। यदि इसी रोटी के बनने की प्रक्रिया में हम उस थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांत को समझ लेते हैं, बात है, बिल्कुल, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया को अपने ज्ञानार्जन के साथ जोड़ने का जो एक लचीलापन है, या आओ करके देखें जो हम कहा करते थे, ये उस तरह की वो भी देता है। और जब हमारे पास ये समझ होती है तो हम ये विचार करने लगते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तब हम ये देखने लगते हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, क्या वास्तव में ये जो हम समझ रहे हैं वैसा ही है या कि इसका कुछ दूसरा अर्थ भी है। तो एक तरह से हम बड़ा एक सचेत नागरिक समाज भी बनाते हैं। जैसे ही समाज में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग आती है तो समाज एक तरह से एक बहुत जागरूक समाज बनता है, शिक्षित समाज बनता है, और मुझे लगता है कि वो लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये जो शिक्षा नीति आई है, ये शिक्षा नीति वास्तव में अपने सही अर्थों में धरातल पर उतर जाएगी तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र को एक नई दिशा देगी, समाज को एक बेहतरीन समझदार समाज बनाने में भी भूमिका निभाएगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो पहले ही दो विषयों से जुड़ी है, इस नीति का जो एक और जो मुझे विशेषता लगती है वो है मल्टी डिसिप्लिनरिटी, जिसको हम कहते हैं एक तरह से अंतर विषयी या बहुविषयी जो आयाम है कि हम विज्ञान के साथ साथ समाज विज्ञान को पढ़ सकें, हम मानविकी के विषयों को पढ़ सकें। तो ये भी एक तरह से। चौथा, इसका जो और विशेषता है वो है लाइफ स्किल्स की ओर ये बहुत फोकस कर रही है। तो पहली बार एक तरह से ये इसकी चर्चा की जा रही है कि जीवन जीने के लिए जीवन, आप देखिए कि जब हम सामान्य तौर पर पढ़ते रहे हैं, हमारे जीवन में हमने जो कुछ पढ़ा, यदि हम पढ़ाने के लिए आ गए तो उसका उपयोग तो है कि हम उस विषय को समझते हुए उसको पढ़ाने लगे, लेकिन सामान्य तौर पे जब हम अध्ययन करते आ रहे हैं तो हमारे दैनंदिन जीवन में वो हमारे को वो स्किल्स हमें नहीं मिलती, उपयोगी नहीं होती। आप बताइए कि यदि मैंने मान लिया साहित्य पढ़ लिया और मैं एक बहुत अच्छा साहित्यकार नहीं बन पा रहा हूं, तो ठीक है, मेरे को साहित्य में रुचि हो गई है, वो अच्छा लग रहा है, ये एक अलग है, लेकिन मेरे जीवन यापन के लिए जो मेरा दैनंदिन जीवन है उसको बनाए रखने के लिए तो मेरे पास कोई ऐसी अलग से योग्यता नहीं आई ना। बिल्कुल। तो ये हमने ऐसे ही सीखे, पुराने अनुभवों से सीखा, एक तरह से अकुशल हाथों ने उन कामों को किया, अगर कहें तो अब ये जो शिक्षा नीति है पहली बार ये कह रही है कि भाई हमें अपनी इस पूरी शिक्षा के दौर में, जब हम पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विद्यालयों में जा रहे हैं, महाविद्यालयों में जा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं, इस पूरे पठन पाठन के दौरान हमारे भीतर कुछ न कुछ लाइफ स्किल्स के भी हम
प्रयोग करेंगे, जिससे कि जब हम विश्वविद्यालयों से निकल करके एक शिक्षित नागरिक के रूप में बाहर आते हैं तो हमारे पास इतनी योग्यता हो कि हम अपने जीवन का यापन करने के लिए सक्षम हो सके। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने क्या पढ़ा और अब कहाँ हमें जाना है। बिल्कुल। तो आज जो बड़ी चुनौतियां हैं, जो प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं, इतनी बड़ी जो हमारी आबादी है युवाओं की, उसके सामने बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये जो नीति है, ये नीति एक तरह से दिखाती है, और नीति का काम ही यही है कि वो एक ऐसा दिशा निर्देशक दस्तावेज होता है या एक ऐसा तत्व होता है जो समाज को एक धारा की ओर ले जाता है। तो ये नीति बता रही है कि अब सरकारें इस बात को देख रही हैं कि उसके नागरिकों को किन चीजों की आवश्यकता है, नागरिकों को किस दिशा में ले जाना है। तो ये नीति वहां ले जा रही। और एक और जो अंत में जो पांचवा जो मुझे महत्वपूर्ण इसका बिंदु लगता है वो ये है कि ये पहली बार ये नीति एथिक्स की बात करती है, नैतिक मूल्यों की बात करती है, जिससे कि हम पूरे सामाजिक परिवेश में देखें कि हमें किस तरह से एक समुदाय के रूप में, एक मानव समाज के रूप में कैसे अपने और दूसरे लोगों को देखना है, किस तरह का हमारा एक सामूहिक व्यवहार होना है, ये सब हमारे मूल्य क्या होने हैं, उसके लिए भी ये बात करती है कि ये एथिक मतलब पूरा जो शिक्षा होगी वो मनुष्य के भीतर, वो नागरिक के भीतर नैतिक मूल्यों को इनकलकेट करेगी, उनको उसमें लेकर समावेश करेगी। ह्यूमन वैल्यूज को, जो मानव मूल्य हैं, उनको लेकर के आएगी। और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं, कि पहली बार ये कहा जा रहा है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल तत्व हैं, क्योंकि अंततः हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र में तो संविधान ही सब कुछ होता है और संविधान के माध्यम से ही पूरा समाज संचालित होता है। तो यदि नागरिकों को अपने संविधान के बारे में सब कुछ पता हो, अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में पता हो, संवैधानिक जो कहना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके बारे में पता हो, तो वो शायद एक बेहतर सामाजिक व्यवहार कर सकता है। तो शिक्षा में इसको लाना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक तरह से ये एक परिवर्तनकारी वो है। अभी हाल में ही मैं आपको एक प्रसंग बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। वो अपने खुले विचारों के लिए और अपने बहुत ही तार्किक विचारों के लिए बहुत चर्चित माने जाते हैं, देखे जाते हैं। उन्होंने अभी एक शिक्षण प्रसारण मंडली में एक विद्यार्थियों को उन्होंने संबोधित किया और उस संबोधन में उन्होंने यही कहा कि हमारे विद्यार्थियों को अपने संविधान को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी ही संविधान की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि अंततः वो विद्यार्थी उस समाज का हिस्सा है। आगे जब पढ़ करके आ रहे हैं तो अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और उस भूमिका को निभाते हुए यदि उन्हें अपने संविधान में प्रदत्त अधिकारों का ज्ञान है, उसमें कहना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स के जो प्रोविजंस हैं, मानवाधिकारों की जो व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में यदि उस विद्यार्थी की समझ होगी तो एक नागरिक के रूप में वो उसी तरह का व्यवहार करेगा। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि यदि एक बेहतरीन लोकतंत्र को बनना है तो विद्यार्थियों को संविधान को समझना पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि तभी वो यदि वो एक अच्छे संविधान के ज्ञाता होंगे तो वो निश्चित रूप से अपने लोकतंत्र के को बनाए रखने में, उसको और समृद्ध करने में उतनी ही बेहतर भूमिका निभाएंगे। तो आप देखिए ना कि आज न्यायालय भी इस बात की चर्चा कर रहा है कि संविधान की जानकारी नागरिक को होनी चाहिए यदि वो एक शिक्षित समाज के रूप में आगे बढ़ना चाहता है। और वो कैसे जानेगा? शिक्षा के माध्यम से जानेगा। और शिक्षा नीति पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को भी पढ़ने की बात कर रही है। तो ये एक तरह से एक नई दृष्टि है ना शिक्षा को आगे ले जाने को। अभी तक नागरिक शास्त्र में, समाज शास्त्र में उस तरह से पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी फोकस के रूप में इसको रखा गया है। और ये बात ऐसा नहीं, इस मुद्दे को उठाया है। यदि आप अभी कुछ समय पहले जस्टिस वर्मा कमेटी एक थी, उन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन में इस बात को कहा था कि हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं, इन सब की भी समावेश हमारी शिक्षा में होना चाहिए, ताकि नागरिक अपने संविधान को समझते हुए अपने सामाजिक व्यवहार को करें। तो लगातार ये चर्चाएं हो रही थी। पहली कमेटीज ने भी इस बात की, समितियों ने इस बात की अनुशंसा की थी और आज हम देख रहे हैं कि इस शिक्षा नीति में उस विषय को भी शामिल किया गया है। तो एक तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो पूरी शिक्षा नीति है ये किस तरह की बात कर रही है कि एक मॉरल कॉम्पिटेंट जो प्रोफेशनल है, अभी तक की नीतियों ने तो बनाया, अब हम पहली बार एक ऐसा समाज निर्मित करने जा रहे हैं जो बहुत
केयरिंग हो, जो बहुत ह्यूमेन हो। जी। पहले आपने बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स बनाए और वो बहुत ही कॉम्पिटेंट थे, बड़े बड़े अच्छे संस्थानों से निकले, और उनके मतलब उनकी योग्यता के ऊपर हम प्रश्न नहीं उठा सकते थे। आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे IITs, IIMs और दूसरे बड़े विश्वविद्यालयों के जो विद्यार्थी उन्होंने अपना परचम लहराया है। जी जी। तो विशेषज्ञता के स्तर पे तो कहीं कोई कमी नहीं रही ना, लेकिन सामाजिक जो भूमिका है उसके संदर्भ में इस नीति ने पहली बार कहा कि नहीं, विशेषज्ञ तो होंगे, लेकिन उन विशेषज्ञों को बहुत ही केयरिंग होना चाहिए, उसको बहुत ही इस तरह से एक दूसरे के का ख्याल करने वाला होना चाहिए, और उसको ह्यूमेन होना, उसके भीतर मानवता होनी चाहिए। यदि हमारे शिक्षा हमें मानवीय होना नहीं सिखाती है, तो फिर तो हम किसी मतलब एक ये कहना चाहिए फिर हम एक ह्यूमन सोसाइटी के रूप में सफल नहीं माने जाएंगे ना। तो इस नीति इसके अलावा डिजिटल चीजों को भी बढ़ावा दिया गया है कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो ऑनलाइन शिक्षा, ये सब चीजें, तो इसको लेकर जैसे डिजिटल डिवाइड एक है, बहुत बड़ा गैप है, उसे लेकर क्या शिक्षा नीति कुछ इंगित करती है कि इंटरनेट की पहुंच सब तक हो और उसकी भाषा में हो? देखिए, अंग्रेजी भाषा में हम कुछ पढ़ लें विकिपीडिया में। जी, इसको 2-3 नजरिए से हम देख सकते हैं। जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि जिस देश में अभी भी एक बड़ी आबादी दूर दराज के गांवों में रहती है, जहां सुविधाएं नहीं है, जहां आर्थिकी कमजोर है, वहां पर हम जो ऑनलाइन शिक्षा या प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, यदि हम 100% उसमें जा रहे हैं, तो हमें वो पूरे आधारभूत अवरचना को या उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम प्रौद्योगिकी को बिल्कुल अलग करके रख दें। जी। आप ये देखिए कि मेरे पास समय नहीं है, या इतने विशेषज्ञ, इतने कुशल मेरे पास मेंटर्स नहीं है, ट्यूटर्स नहीं है, लेकिन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये सुविधा उपलब्ध है, तो क्या मुझे नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल। यदि ये द्वार खोला जा रहा है, जी जी जी, तो ये द्वार तो बहुत उपयोगी है ना हमारे लिए। और इससे एक और फायदा है, जब हमारे संस्था, आज देखिए विद्यार्थी के पास बहुत सारे विकल्प सामने आ गए हैं। यदि ऑनलाइन शिक्षा, जो कि आप देखिए वेस्ट में या हमारे पश्चिमी देशों में बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी, हमारे यहाँ तो बहुत धीरे धीरे वो अभी आनी शुरू हुई है, और अभी भी उसमें आप जैसा डिजिटल डिवाइड की बात कर रही हैं, वो चुनौतियां उसके सामने हैं। लेकिन यदि एक विद्यार्थी एक बेहतरीन अध्यापक जो कि कैम्ब्रिज में पढ़ा रहा है, जो कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा है, जो कि हार्वर्ड में पढ़ा रहा है, यदि उसके भी व्याख्यानों को सुन लेता है, जी जी जी, बेशक वो अंग्रेजी में ही हो, जिसको भाषा की जितनी समझ होगी उसको तो वंचित नहीं रहेगा ना। हम पूरी कोशिश करें कि हम अपनी स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में बेहतरीन पठन सामग्री को, श्रवण सामग्री को तैयार करें। वो एक चुनौती है हमारी, वो एक चुनौती है हमारे लिए। लेकिन सिर्फ इसका स्वागत किया जाना चाहिए। केवल ये PTL जैसे देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वयं प्लेटफॉर्म बनाया है, स्वयं प्रभाव प्लेटफॉर्म बनाया है। कम से कम आज विद्यार्थी के सामने, जिसके पास वो सुविधा उपलब्ध है, उसके सामने देश के इन महत्वपूर्ण संस्थानों के विशेषज्ञ तो हैं। बिल्कुल। आज वो केवल अपने ही अध्यापक के ऊपर निर्भर नहीं है ना। आज लॉकडाउन में जो विद्यार्थी कोटा जाकर पढ़ना चाहते थे, वो आज घर पे इनकी सदस्यता लेके पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तरह से उस विद्यार्थी को विकल्प भी मिला है ना, और उससे आप देखिए उसको एक अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ एफोर्डेबिलिटी भी तो आ गई ना। वो विद्यार्थी जो इस तरह से दूर दराज के इलाकों में जा करके उन्हीं अध्यापकों के से पढ़ रहा था, उसका रहना पढ़ना, अपने घर से, अपने परिवार परिवेश से दूर रहना, तो एक दूसरे तरह का मनोवैज्ञानिक तनाव भी तो पैदा कर रहा था ना। आज वो सामने है, वो ठीक है, उसके बहुत सारी चुनौतियां होंगी, उसकी बहुत सारे जो शारीरिक प्रभाव में वो होंगे। हम स्क्रीन टाइम बढ़ गया इसकी बात कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि जब वो एक दूसरे से ग्रुप में मिलते हैं, तो जो पीयर ग्रुप के भीतर की जो डायनामिक्स है, उसकी जो गत्यात्मकता है, उससे भी विद्यार्थी अपने समूहों के बीच में सीखता है।
हम जरूर उससे वंचित रह रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि ऑनलाइन शिक्षा विकल्प बहुत सारे उपलब्ध कराती है, तो थोड़ी देर के लिए हम किसी एक परंपरागत पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ यदि हम एक अपने कौशल विकास का, लाइफ स्किल का कोई पाठ्यक्रम ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो हम एक साथ पे 2 तरह के पाठ्यक्रमों को सीख करके अपने ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं ना। तो हमें ये देखना होगा कि ये एक बेहतर विकल्प है, ये पूरी तरह से उसका विकल्प नहीं है। कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि परंपरागत शिक्षण प्रणाली को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया और ऑनलाइन पे ही हमारी निर्भरता बढ़ गई है। बिल्कुल। आप देखिए कि इस समय कोरोना की जो घटना घटित हुई है, इस महामारी ने हम सब लोगों को अपने अपने घरों में और घर के भीतर भी एक कमरे में बंद करके रख दिया। हम मिल नहीं सकते थे, अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे थे, अपने मित्रों से नहीं मिल पा रहे थे, अपने विद्यालयों तक नहीं जा पा रहे थे। तब हमारे पास क्या विकल्प था? अंततः उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने जिसके पास वो सुविधा उपलब्ध थी, उसको वो सुविधा उपलब्ध कराई और वो उस पूरे दौर में कम से कम अपना ज्ञान अर्जन कर सका। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारी रुचि की चीजें अपनी सीखी, चाहे वो कला की थी, चाहे वो पाक कला की थी, चाहे वो और अभियांत्रिकी की थी। तो छोटे छोटे कार्यक्रम सीखे और यदि वो विश्वविद्यालयों के माध्यम से एक तरह से उनका प्रमाणीकरण होता है जी, तो उसका एक तरह से वो उसकी ज्ञान का अर्जन है, उसकी वो क्रेडिट अर्निंग भी एक तरह से हो रही है। तो स्वागत, इसका तो स्वागत किया ही जाना चाहिए। ये एक तरह से ये बेहतर है। जी। आप एक और चीज देखिए इस नीति में जो मुझे इसकी अच्छाई दिखाई पड़ती है। इससे पहले भी शिक्षा को अधिकार बनाने के लिए राइट टू एजुकेशन आया जी, और उस राइट टू एजुकेशन में हमने क्लास 6 टू क्लास 12, कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए शिक्षा को एक तरह से उनका अधिकार माना। ठीक है, अनिवार्य अधिकार माना। लेकिन आज देखिए आप, इस नीति ने और 2 कदम आगे गई है। अब इसने प्री स्कूल्स को भी उसमें शामिल किया। तो एक तरह से पूरी शिक्षा जो है, अब हमने उसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया। जी। हमने केवल ये नहीं कहा कि सतत मूल्यांकन की बात भी की है। बिल्कुल। और अब जो परीक्षा है, केवल एक बार साल भर में आप परीक्षा लेकर के ये मान लें, और हो सकता है कि जिस दिन आपने परीक्षा की, जिस दिन विद्यार्थी परीक्षा के लिए आया है, उस दिन किसी कारण से, सामाजिक कारण से, स्वास्थ्य कारण से, किसी और कारण से वो किसी तनाव में है और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। और हमारे मूल्यांकन के आधार पर हमने पाया है कि ये विद्यार्थी को क्षमता नहीं है या इसके पास उस विषय की समझ नहीं है। तो ये तो अचानक उस घटना के कारण 2 घंटे या 3 घंटे के भीतर हमने उसको मूल्यांकन करके उसके साल भर का जो उसका श्रम था उसका आकलन कर दिया। तो ये बड़ा एक, और बहुत सारे से हमारे को मामले दिखाई पड़ते हैं कि जब किन्हीं कारणों से बच्चे तनाव में रहते हैं, विद्यार्थी, और वो नहीं कर पाते। परीक्षा भी अपने आप में तनाव तो इस नीति ने पहली बार एक कंटिन्यूअस असेसमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ाया। जी बिल्कुल। तो ये कंटिन्यूअस असेसमेंट है। अभी आप देखिए बहुत नए तरह के फॉर्मूले लेकर के सीबीएसई आया है इस बार ही, जो उन्होंने परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं। उसमें कई विकल्प उन्होंने तलाशे, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वो जो विकल्प, वो जो मॉडल सामने रखे गए हैं, ये बहुत ही सफल मॉडल होंगे, क्योंकि इसमें जिस तरह की परिस्थितियां आएगी, उस परिस्थिति की या उस चुनौती को सामना करने का सारा प्रावधान उसमें किया गया है। तो ये जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ही बताता है कि व्यक्ति कितना अर्जन कर रहा है, उसने कितना ज्ञान अर्जित किया हुआ है और उसका प्रदर्शन क्या है, चाहे वो इकाइयों के मूल्यांकन के रूप में हो, चाहे उनके वाद संवाद के रूप में हो, चाहे उनके वो 6 मंथली सेमेस्टर परीक्षाओं के रूप में हो। तो लगातार यदि परीक्षा का उसको असेसमेंट की प्रोसेस चल रही है, उसके प्रदर्शन की चल रही है, अल्टीमेटली परीक्षा का उद्देश्य तो यही है ना कि यही आंकना कि उस विद्यार्थी ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। मूल्यांकन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो एक परंपरागत मूल्यांकन का तरीका था, उससे हट करके लगा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का एक नई प्रणाली, एक नया तरीका जो समावेश किया गया है। हालांकि नई शिक्षा नीति से पहले ये चीजें एनसीटी में आ गई थी कि किस तरह से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए और उसमें मूल्यांकन के तरीके कैसे होने चाहिए। तो नई शिक्षा नीति ने इसको और अप्रिशिएट किया। उसने न केवल अप्रिशिएट किया, उसने उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया। जी। उसको एक तरह से वैधानिक आवरण दिया जी, कि अब जो पूरे देश की शिक्षा नीति है वो इस नजरिए से
कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को देखेगी। जी बिल्कुल। इसीलिए परख जैसा उन्होंने एक वो भी किया है ना, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस भी देखेंगे, एनालिसिस भी होगी, रिव्यू भी होगी, नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट आया है या नहीं आया है, ये भी उसमें वो देखेंगे। अच्छा, इससे एक और चीज होगी, जो अभी तक हम एक साल भर में एक बार परीक्षा देने की जो व्यवस्था थी उसमें हम क्या करते थे, आप देखते थे रोट लर्निंग होती है, रट्टा मारने की, कि वो 3 दिन 4 दिन में पढ़ लो। और आपने देखा होगा कि बाजारों में वो छोटे छोटे गेस्ट पेपर्स, गाइड बुक्स अवेलेबल होती थी, और विद्यार्थियों की अवधारणा होती थी कि भाई ये ले लेंगे और हम पढ़ करके बस पास हो जाएंगे। अब जब ये कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा तो ये व्यवस्था तो खत्म हो गई ना, अब इसकी उपयोगिता रहेगी नहीं। तो वास्तव में जो व्यक्ति तैयार होगा, जो निकल करके आएगा उस पूरे असेसमेंट की प्रोसेस से, उसके पास वो पूरी संपूर्ण समझ होगी जिसका की अपेक्षा उससे की गई है। एक और जो मैं कहना चाहता हूं कि इस नीति ने मैं जीईआर को लेकर के भी एक तरह से दिशा निर्देश दिए हैं, या एक तरह का डायरेक्शन दिया है। इसमें ये कहा गया है कि आने वाले कुछ समय में हम जो अभी तक हमारी शिक्षा नीति है वो ये दिखा रहा है कि हमारा जो जीईआर है वो 25 to 26% है, ये शिक्षा नीति उसको 50% में ले जाना चाहती है। और उसी के साथ साथ इसको अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग फेज पर इसका वोकेशनलाइजेशन भी करना चाहती, ताकि जो व्यक्ति निकल करके आ रहा है वो अपने विषय का ज्ञान रखने के साथ साथ कुछ ऐसी स्किल्स को लेकर के भी आगे बढ़े, या ऐसे कौशल को भी लेकर आगे बढ़े जो मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि जिससे वो रोजी रोटी भी कमा सके, अपना जीवन यापन भी कर सके। तो देखिए ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक तरीके से विषय बन करके आता है। तो ये इस नीति की एक तरह से मुझे अच्छाई दिखाई पड़ती है कि कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। चलते चलते अगर हम मुक्त और दूरस्थ विश्वविद्यालय हैं तो उसके लिए ये नीति में क्या कुछ और प्रावधान है, कुछ अगर बताना चाहें? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि हालांकि नई शिक्षा नीति में ओपन डिस्टेंस लर्निंग को लेकर के, या दूरस्थ और मुक्त शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा व्यापक रूप से तो नहीं कहा गया है, थोड़ा सा उसके कहा गया, और ये अपेक्षा की है उन्होंने कि जो वो 50% तक जीआर ले जाना चाहते हैं। जो नीति की अपेक्षा है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों का जो प्रतिशत हो वो कम से कम 50% तो हो जाए। और उसके लिए वो नीति कहती है कि ये हम मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि यदि हम ये इससे प्राप्त कर पाएंगे, और हमारा पूरा नीति का जो स्वरूप है वो भी ये बता रहा है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की जो उपकरण हैं, जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं को इस नीति में शामिल किया गया है, लेकिन अलग से उसे स्वीकार नहीं किया गया है। माने जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है उसमें वो ये अपेक्षाएं की गई हैं कि ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम होने चाहिए, मूक्स होंगे, स्वयं होंगे, ई पाठशालाएं होंगी। ये तो बेसिकली ओपन डिस्टेंस लर्निंग के ही टूल है ना। बिल्कुल। ये उसी के उपकरण है, इसी के माध्यम से तो पढ़ाता है। बिल्कुल। तो नीति के भीतर जो दिशा निर्देशक तत्व हैं वो सब उसी के हैं, वो उसी पे आधारित हैं। यदि नीति ने स्पष्ट रूप से ये कहा होता कि मुक्त दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इस तरह से मुक्त दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को समृद्ध करके उनको व्यापक स्तर पर उनका प्रसार करके यदि इस नीति में ये भी एक तत्व शामिल होता, तो मुझे लगता है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली एक बेहतर तंत्र के, क्योंकि अब तो सब ऑनलाइन आपने करना है, तो ऑनलाइन की जो पूरी समझ है, जो डिस्टेंस एजुकेशन की जो पूरी समझ है और उस सिस्टम की जो पूरी समझ है, वो उन मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के पास, उनकी वो स्किल है। तो यदि इस नीति में 50% जीईआर प्राप्त करने की अपेक्षा हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं, तो उसके पूरे स्पष्ट प्रावधान भी इस नीति में दिखने चाहिए थे, जो शायद मुझे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये प्रावधान भी क्योंकि नीति जो है ये दिशा निर्देशक है, इसके बाद बहुत सारे नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, राज्य जो है अपने अपने इस व्यापक परिदृश्य के भीतर अपनी नीतियां बनाते हैं।
तो तब जाकर के वो नीतियां लागू हो पाती हैं। ये तो सिर्फ कैसी नीति है ये बता रही है कि हमें उस शिक्षा प्रणाली को कैसे आगे ले जाना है। अब आगे ले जाने के लिए चूंकि शिक्षा राज्य का विषय है तो राज्य अपने स्तर पर इस दिशा निर्देशक दस्तावेज के माध्यम से नीति निर्माण करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में भी इसको समावेशित करते हुए कुछ नई नीतियां आएंगी। हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दूसरी जो संस्थाएं हैं वो इस बात को पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगी। इससे एक जो दोयम दर्जे का जो एक है एक जो अवधारणा वो भी खत्म हो गई। बिल्कुल, वो अवधारणा तो अब वैसे तो टूट ही गई है। आप देखिए ना कि जो महामारी इस समय आई है, इस महामारी ने ये तो स्पष्ट कर दिया है न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कि आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से बेहतरीन ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आप देखिए कितने सक्सेसफुल इस समय प्लेटफॉर्म हुए हैं। यदि हम अपने जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्रभा है, स्वयं है, मूक्स के बहुत सारे, एनपीटीएल का आया हुआ है, इसके अलावा हम देखें कि निजी बहुत सारे दुनिया भर में प्लेटफॉर्म्स आए हुए हैं जिसका बहुत ही सफल उपयोग आज युवा कर रहा है और ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐप आ गए। यहां तक कि आप देखिए जो पूरे हमारे देश में जो कोचिंग संस्थानों का एक तरह से दौर आ गया था, आज वो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स में रूपांतरित हो गया। तो इसका मतलब उन्होंने पूरी तरह से जो नई परिस्थितियां उसके अनुसार अपने को रूपांतरित कर लिया है और नए रूपों में आ गए। और आप देखिए सारे के सारे बच्चे उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो शिक्षा नीति ने एक तरह से दिशा तो हमको दिखा ही दी है ना कि आने वाला भविष्य कहाँ को है और हमें किस दिशा में अपनी तैयारी करनी चाहिए, कैसे अपनी शिक्षा व्यवस्था को, कैसे अपने शिक्षण संस्थानों को और कैसे अपने आधारभूत संरचना को विकसित करना चाहिए। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेहतरीन और यूं कहना चाहिए कि ये इस 21वीं शताब्दी में हम सब लोगों को आगे ले जाने के लिए अच्छा कदम इस नीति के माध्यम से उठाया गया है। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी इसका सही रूप सामने आएगा। जिस शिद्दत के साथ में ये बनाया गया है तो उसी तरीके से अगर ये लागू भी हो तो बस अपेक्षा यही है हमारी कि जितना इसके भीतर जो सब बेहतरीन तत्वों को समाहित किया गया है वो धरातल में भी उसी तरह से उतरने लगे। जैसे अब इसमें पहली बार 3% से 6% जीडीपी का खर्च करने की बात की। आप देखिए कि पिछले 40-50 सालों में हम लगातार कोठारी कमीशन से लेकर आज तक हम यही चर्चा करते रहे हैं कि हम शिक्षा में जीडीपी को के 6% तक खर्चा होना चाहिए। आप दुनिया में देखिए, जहां हम रक्षा में 14-15% तक कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम उस बेसिक चीजों में बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि ये फलीभूत होगा और हम आने वाले दशकों में एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली भारत में देखेंगे। जी, तो प्रोफेसर गिरिजा पांडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही कॉन्क्रीट और बहुत व्यापक चर्चा आपने इस विषय पर रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनीता जी, आपने मुझे इस वार्ता के लिए बुलाया। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।